आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। स्विस संविधान कठोर है। इसमें न केवल साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरन ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसमें कैंटनों और स्विस संघ की जनता की सहमति के बिना भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्विस संविधान में दो प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन, और इन दोनों प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया में कुछ अंतर है। संशोधन प्रक्रिया के दो चरण हैं। पहला, संशोधन प्रस्ताव की प्रस्तावना या उसका आरंभ, और द्वितीय, संशोधन का पुष्टिकरण। ये दोनों चरणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 192 से 195 में किया गया है। इसके साथ ही संविधान संशोधन के प्रसंग में लोक निर्णय का प्रावधान है तथा संशोधन प्रस्ताव का आरंभ जनता की पहल पर आरंभन के आधार पर भी किया जा सकता है। लोक निर्णय या जनमत संग्रह और आरंभक को संविधान संशोधन के प्रसंग में किस प्रकार अपनाया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 138 से 142 में किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 138 से 142 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रारंभ। पूर्ण संशोधन का तात्पर्य है कि पूरी व्यवस्था पर पुनः विचार से है। इससे संबंधित व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 193 में की गई है। संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा या संघीय शासन के आदेश से किया जा सकता है। ये प्रस्ताव दो परिस्थितियों में लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहला, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद है। द्वितीय, यदि संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा अथवा संघीय शासन के आदेश से प्रस्तावित किया गया है और उस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में दोनों सदनों का एक ही विचार है, जो प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए नहीं भेजा जाता। जिन दो परिस्थितियों में प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है, उसमें जनता बहुमत के आधार पर निर्णय करती है कि संविधान से पूर्ण संशोधन किया जाए या नहीं। यदि मतदाताओं के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाए कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाना चाहिए, तो फिर संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का नवीन निर्वाचन कराया जाता है और नए सिरे से निर्वाचित व्यवस्थापिका संविधान में पूर्ण संशोधन का कार्य करती है। संविधान के आंशिक संशोधन का आरंभ। आंशिक संशोधन का तात्पर्य संविधान की किसी एक या कुछ विशेष धाराओं में ही संशोधन से है। आंशिक संशोधन का प्रारंभ संघीय संसद के किसी एक सदन द्वारा, संघीय शासन द्वारा या 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि ये प्रस्ताव संघीय संसद के एक सदन द्वारा या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है तथा इस पर संघीय संसद के दोनों सदनों में मतभेद है, तो इस प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
1,00,000 मतदाताओं द्वारा आंशिक संशोधन की प्रस्तावना सविन्यासित आरंभक या अविन्यासित आरंभक के रूप में की जा सकती है। सविन्यासित आरंभक का तात्पर्य है कि जनता संविधान से संबंधित संशोधन का प्रस्ताव स्वयं तैयार कर संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करे। अविन्यासित आरंभक का तात्पर्य है कि जनता एक विशेष प्रकार के संवैधानिक संशोधन के विषय में अपनी इच्छा व्यक्त कर दे और संबंधित विधेयक तैयार करने का कार्य संघीय संसद पर छोड़ दे। अनुच्छेद 139 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई आरंभक देश की एकता का या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता तो संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर देगी। यदि जनता द्वारा सविन्यासित आरंभक के रूप में प्रस्ताव संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे लोक निर्णय के लिए जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर सकती है। जनता और कैंटनों एक साथ दोनों प्रस्तावों, मूल आरंभक और वैकल्पिक प्रस्तावों पर मतदान करेगी। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत समझा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है और दूसरे को कैंटन का बहुमत प्राप्त होता है तब दोनों ही प्रारूपों को अस्वीकृत समझा जाएगा। जनता 1,00,000 मतदाता सामान्य सुझावों के रूप में भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य सुझावों के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि वह आरंभक प्रस्ताव से असहमत है तो भी वह उसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई हो अथवा नहीं। यदि जनता आरंभक को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है तो संघीय संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। इस प्रकार संशोधन प्रक्रिया का प्रथम चरण संशोधन की प्रस्तावना संपन्न होता है। संशोधन का पुष्टिकरण। संविधान संशोधन का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का, संशोधन के पुष्टिकरण हेतु एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जबकि कैंटनों के बहुमत तथा स्वयं संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। कैंटनों के बहुमत का निर्णय करने में पूर्ण कैंटन का एक मत तथा अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 12.5 कैंटनों द्वारा और स्वयं संघ की जनता के बहुमत द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाए। जनता के बहुमत और कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर संविधान में संबंधित संशोधन हो जाता है। संशोधन प्रक्रिया का मूल्यांकन। स्वयं संविधान की संशोधन प्रक्रिया अन्य राज्यों की तुलना में अधिक जनतांत्रिक है क्योंकि इस संशोधन प्रक्रिया के दोनों ही चरण, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि में जनता को महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में अमेरिका के समान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है।
और इसलिए स्वयं संविधान को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य संवैधानिक संशोधन से ही किया जाता है। लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की कुछ कमियां हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, यह संशोधन प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है। इसे समझने और व्यवहार में अपनाने दोनों ही दृष्टियों से ये बात कही जा सकती है। दूसरा, संशोधन प्रक्रिया के दोनों ही चरणों में जनता के भाग लेने की व्यवस्था होने और संघीय संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक संशोधन पर मतभेद होने की स्थिति में संघीय संसद को भंग करने की व्यवस्था होने के कारण यह अपव्ययी और कष्ट साध्य भी हो गई है। जनता को संवैधानिक संशोधन की शक्ति सौंप देना भी उचित नहीं कहा जा सकता। संवैधानिक संशोधन का कार्य साधारण कानून के निर्माण से कठिन होता है और सामान्यतः जनता विधायकों की तुलना में ये कार्य अधिक अच्छे प्रकार से कर सकती है, ऐसा सोचने का कोई आधार नहीं है। संशोधन प्रक्रिया में संघीय संसद को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त न होने के कारण यह संघीय संसद राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में अविश्वास तथा अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आरंभ को अपनाते हुए 1 लाख मतदाताओं द्वारा आंशिक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने और इस प्रस्ताव से असहमत होने पर व्यवस्थापिका द्वारा वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था की गई है, उससे सामान्य जनता तथा संघीय सभा में अनुचित प्रतिस्पर्धा तथा देश की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। संवैधानिक रूप से उपयुक्त कमियां होने पर भी 1848 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया को मोटे रूप से 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत भी अपना लिया गया है। इसका आश्चर्य है कि स्वयं संविधान निर्माता और जनता अपने संविधान की इस संशोधन प्रक्रिया को ही उपयुक्त मानते हैं। अमेरिकन संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है उसकी स्विट्जरलैंड संविधान की संशोधन प्रक्रिया से तुलना। अमेरिका और स्विट्जरलैंड इन दोनों देशों में संविधान कठोर है। इसके साथ ही इन दोनों देशों में संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। लेकिन अन्य बातों में इन दोनों देशों के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में अंतर है जो इस प्रकार है। स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन पद्धति में पूर्ण संवैधानिक संशोधन और आंशिक संवैधानिक संशोधन में भेद किया गया है, लेकिन अमेरिकन संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। स्विट्जरलैंड में जनता के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्तावित किया जा सकता है और आंशिक प्रस्ताव तभी पारित होता है जबकि जनता के बहुमत के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की जाए। लेकिन अमेरिका, भारत, रूस या अन्य देशों में जनता को संवैधानिक संशोधन की प्रस्तावना का अधिकार नहीं दिया गया। इन देशों में संवैधानिक संशोधन की पुष्टि के लिए लोक निर्णय की भी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार स्वयं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका या अन्य किसी भी संविधान की तुलना में अधिक लोकतंत्रीय है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जाने की व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका या अन्य देशों में ऐसा नहीं। स्विट्जरलैंड और अमेरिका इन दोनों देशों के संविधान कठोर है, लेकिन अमेरिका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्वयं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से निश्चित रूप से अधिक जटिल है। अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने पर ही संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित होता है और 3/4 इकाइयों के विधानमंडल या 3/4 इकाइयों के संविधान संशोधन सम्मेलन द्वारा पारित किए जाने पर संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इस संबंध में संघीय संसद के दोनों सदनों के बहुमत, कैंटनों के बहुमत और जनता के बहुमत की आवश्यकता है। इनमें से किसी के द्वारा भी 2/3, 3/4 या इस प्रकार के किसी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्वीप पद्धति अपेक्षाकृत सरल है। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के कारण संवैधानिक विकास का छोटा अंश
औपचारिक संशोधन से लेकिन एक बड़ा अंश न्यायिक व्यवस्था से संपन्न हुआ। स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है और वैधानिक विकास का समस्त कार्य औपचारिक संशोधन से ही संपन्न हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।